नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे उस खतरे की जो टल गया, लोगों की जान बच गई। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं, जहां पर 2 चरणों में होगी जनगणना। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जनगणना को लेकर अहम खबर सामने आई। 2 चरणों में होगी जनगणना। आधिकारिक राजपत्र प्रकाशित की जाएगी अधिसूचना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जनगणना का नोटिफिकेशन जारी। दिल्ली से खबर, राष्ट्रीय जनगणना की अधिसूचना जारी। 2 चरणों में जनगणना होगी और इसी खबर पर विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, पूरी जानकारी क्या है जनगणना को लेकर? अखिलेश जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? अखिलेश जी, आप सुन पा रहे हैं? 2 चरणों में जनगणना होगी, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? आधिकारिक राजपत्र प्रकाशित किए जाने की बात सामने आई है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। भारत सरकार की तरफ जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो अधिसूचना में 2 चरण में अधिसूचना कराए जाने का आदेश किया गया है। यही अधिसूचना 2027 के ड्यूरेशन में शुरू होगी और अधिसूचना 2 पार्ट में किया जाएगा। पहले चरण में अधिसूचना का जो पार्ट होगा उसमें मकानों की सूची और संबंधित तमाम जो संपत्तियां हैं उनका सूचीकरण किया जाएगा जनगणना के दौरान। और उसके बाद जब दूसरे चरण की जनगणना होगी तो उन मकानों में रहने वाले व्यक्ति, उन मकानों के अंदर जो उनके सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और तमाम चीजें हैं उनको दूसरे चरण में इंक्लूड किया जाएगा। और जो भारत सरकार की तरफ से अभी जो राजपत्र भारत सरकार का, उसमें जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें बाकायदा कहा गया है कि जो केंद्रीय सरकार जनगणना अधिनियम 1948 के 37 की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त जो अधिकार भारत सरकार को मिले हुए हैं उसके तहत व्यक्तियों और व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाली सामग्री का जो गणना की जाएगी उसके प्रकाशन भारत के राजपत्र में कर दिया गया है। इसकी तारीख बाकायदा 26 मार्च 2019 के अधिक्रमण में कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि इसके तहत जो देश के तमाम राज्य हों, चाहे वो केंद्र शासित राज्य हों या प्रदेश राज्य हों, उन सभी राज्यों में एक साथ जनगणना होगी। और इस जनगणना में सबसे बड़ी खास बात यह होगी कि इस बार जातिगत भी गणना की जाएगी कि किसके पास मकान कितने हैं, उस मकान में कितने लोग रहते हैं, उनकी जातियां क्या है, उनका आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कल्चर क्या है। और तमाम चीजों की गणना इस बार एक साथ की जाएगी। इससे पहले जाति जनगणना एक साथ शामिल नहीं की जा सकती थी। वंदना। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अखिलेश जी, और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जनगणना का नोटिफिकेशन जारी किया गया। बड़ी खबर आपको हम बता दें, अधिसूचना जारी किए जाने की बात सामने आई है। दिल्ली से बड़ी खबर, राष्ट्रीय जनगणना को लेकर अहम खबर। 2 चरणों में होगी जनगणना। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी सूचना। हम खबर आपको बता दें, जनगणना का नोटिफिकेशन जारी किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, राष्ट्रीय जनगणना की अधिसूचना जारी। 2 चरणों में होगी जनगणना। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 2 चरणों में होगी जनगणना।
वापस से अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक भयावह हवाई हादसा होते होते टल गया। सऊदी अरब की एयरलाइंस फ्लाइट SV3112 जो कि जेद्दा से हज यात्रियों को लेकर लखनऊ पहुंच रही थी, लैंडिंग के बाद अचानक ही उसके बाएं पहिए से चिंगारियां और धुआं निकलने लगा। ये घटना बीती रात करीब 6:30 बजे हुई। लगभग सुबह हम कह सकते हैं, जब विमान रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग कर चुका था और टैक्सी पर जा रहा था। इसी दौरान ग्राउंड स्टाफ ने देखा कि बाएं लैंडिंग गियर से धुआं और चिंगारियां निकल रही थी। पायलट ने फौरन ही ATC को सूचना दी। फायर एंड रेस्क्यू टीम महज 20 मिनट में मौके पर पहुंचा और स्थिति को काबू में कर लिया। फ्लाइट में सवार करीब 250 हज यात्री और क्रू सदस्य पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बिना किसी नुकसान के विमान से बाहर निकाल लिए गए। जानकारी के मुताबिक तकनीकी टीम ने जांच में यह पाया कि घटना हाइड्रोलिक लीक के कारण हुई थी, जिससे पहिए का तापमान असामान्य रूप से बढ़ गया। हालांकि अभी तक विमान टैक्सीवे पर ही खड़ा है और तकनीकी मरम्मत जारी है। अगर ये खराबी लैंडिंग के बजाय टेक ऑफ या हवा में सामने आती तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना बन सकती थी। दूसरी ओर लंदन हीथ्रो से चेन्नई जा रही ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट PA35 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद वापस लौट आई। वजह बनी फ्लैप एडजस्टमेंट फेलियर, यानी विमान के पंखों के मूविंग पार्ट्स में तकनीकी खराबी। ये फ्लाइट बोइंग 7878 मॉडल थी जो 9000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी, लेकिन सिस्टम अलर्ट के बाद पायलट ने वापस लौटने का फैसला किया। लैंडिंग से पहले करीब 1 घंटे तक विमान को हवा में होल्ड करना पड़ा ताकि ईंधन को नियंत्रित किया जा सके। दोनों घटनाओं ने एक बार फिर बड़े विमानों की तकनीकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े दिए हैं, खासकर बोइंग विमानों को लेकर। हालांकि राहत की बात यह है कि दोनों ही मामलों में कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। आज इन्हीं सारे मामलों को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनसे कैसे बच सकते हैं, क्योंकि भले ही इन दोनों ही घटनाओं में जानमाल का नुकसान ना हुआ हो, लेकिन जरा सी लापरवाही किस तरीके से उन लोगों की जान ले जाती है, ये हम सब ने अभी देखा। हाल ही में देश इस घटना से स्तब्ध है। हमारे साथ में कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी, अध्यक्ष USM, एस चौहान साहब, रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर, एयर वेटरन, किरण मिश्रा, सोशलिस्ट, रंजना यादव, वरिष्ठ पत्रकार, आनंद सिंह लखनऊ से संवाददाता, राजेश वर्मा देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ भी जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले लखनऊ से हमारे संवाददाता आनंद सिंह से अपडेट लेते हैं। आनंद, पूरी जानकारी क्या है? फिलहाल सभी के सुरक्षित होने की बात सामने आई थी, लेकिन क्या कुछ एयरपोर्ट अथॉरिटीज की ओर से कहा गया कि आखिर ये क्यों हुआ था? क्या हाइड्रोलिक लीक की वजह से तापमान बढ़ने की बात जो कही गई वही थी, या उसके बाद तकनीकी मरम्मत के दौरान कुछ और नई बातें सामने आई हैं? जी बता दें कि जब रात में ये हज सऊदी से प्लेन उड़ा था, उसके बाद लखनऊ आना था, जिसमें चार जिलों के हज यात्री भी इसमें बैठे हुए थे। और लखनऊ में अचानक जब रनवे पे उतरने लगा तो इस पे पहियों में चिंगारी सी देखी गई। जिस देखते ही जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल था उसको अलर्ट किया गया, उसको तुरंत मौके पर पहुंचा, फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची और जो इंजीनियरों की टीम थी वो लखनऊ पहुंची, क्योंकि इससे पहले भी अहमदाबाद हादसा हो चुका है। तो लगातार जब एयरपोर्ट अथॉरिटी यहाँ पर पहुंची, जांच कर रही, इंजीनियरों की टीम जांच कर रही थी। अभी तक कोई इस जानकारी नहीं मिल पाई है कि किन कारणों से इस पहियों में चिंगारी हुई और आग लगी है। अभी तक जांच ही चल रही। एयरपोर्ट अथॉरिटी अभी कुछ बताने से कहीं ना कहीं ठीक है, आनंद की आवाज नहीं मिल पा रही है। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ में हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी हैं, अध्यक्ष USM, और एस चौहान साहब हैं, रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर। उनका पहले रुख करते हैं। चौहान साहब, क्या लग रहा है ये जो लखनऊ की घटना हुई, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से पहिए से अचानक धुआं निकलता हुआ देखा जा रहा था, ये भला कैसे हुई? क्या वजह? हाइड्रोलिक लीक की हालांकि बात सामने आ रही है। थैंक यू गरिमा मैडम, हम ये बुलाने का, और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आप लोग जो है बहुत ही जागरूक हैं ऐसे जो है दुर्घटनाओं को आम जनता को बताने में, ताकि भविष्य में जनता भी जागरूक रहे। और एयरलाइंस को तो खैर जागरूक होना ही है। बड़ा ही दुखद है, 3-4 घटना लगातार हो रही है। कल जो आज सुबह अर्ली मॉर्निंग ये सऊदी एयरलाइंस का जो प्लेन है, ये लगभग 250 पैसेंजर्स लेके आ रहा था। लखनऊ अमोसी एयरपोर्ट में इसे उतरना था, उतरा भी,
और ये सब हज यात्री थे। तो ये बड़ा अच्छा संयोग है कि सभी सकुशल बच गए। और जो सबसे बड़ी बात ये हुई इसके लैंडिंग के दौरान, ये भगवान का शुक्र है ये रनवे पे नहीं हुआ, क्योंकि रनवे में जो लैंडिंग होती है वो काफ़ी फोर्सफुल होती है, उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये टैक्सी वे में जाते हुए, यानी रनवे के बाद जो टैक्सी वे है, जो पार्किंग के लिए जाता है रास्ता, उसको टैक्सी वे कहते हैं। तो वहाँ ये पाया गया इसका जो है एक टायर लेफ्ट टायर में कुछ फ्यूम निकल रहे थे, धुआं वगैरह निकल रहा था। और आपको बता दें कि नॉट ओनली इन आवर डिफेंस सर्विसेज बट ऑल्सो इन ऑल द एयरफोर्स देयर इज ऑलवेज फायर टेंडर एज वेल एज ए क्रैश टेंडर। लेकिन मुझे ये तो खुशी हुई कि 20 मिनट के अंदर ये बुझा दिया गया। लेकिन किसी भी जहाज के ऐसे छोटी मोटी आग या बड़ी आग लगने के लिए, क्योंकि फायर टेंडर और क्रैश टेंडर रनवे के बगल में पार्क रहते हैं, ताकि वो इमरजेंसी में रनवे में अगर कोई एक्सीडेंट हो तो उसको अटेंड करे। और क्योंकि ये जहाज टैक्सीवे में जा रहा था उस समय ये आग लगी, तो उनको फायर टेंडर को रनवे क्रॉस करके और टैक्सीवे में आने के लिए ये 10-15 मिनट का समय लगा होगा। लेकिन हैट्स ऑफ टू द फायर टेंडर एंड अदर, जिन्होंने जो है इसको तत्काल 20 मिनट के अंदर सुलझा दिया। अब रही बात, एक ये कहना है किसी का कि लीकेज हाइड्रोलिक लीकेज है। मेरा हो सकता है ये हाइड्रोलिक लीकेज की वजह से हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि देखिए अगर वही चीज़ है ना कि अगर ये घटना टेक ऑफ के बाद या टेक ऑफ के दौरान हुई होती, ये छोटी सी भी गलती तो कितनी बड़ी साबित होती, ये हम सब देख चुके हैं। ये भयंकर है ना, मतलब जिसकी उम्मीद ईश्वर न करे कि ऐसा कुछ होता। लेकिन मुझे लगता है कि विमान अथॉरिटीज को, सभी जिम्मेदारों को बहुत ज़्यादा सजग हो जाने की ज़रूरत है। एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। ठीक है सर, हम लौटते हैं आपके पास में। हमारे साथ में राजेश वर्मा जी भी हैं, देहरादून से हमारे संवाददाता हैं। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी कल ही हमने देखा केदारनाथ में किस तरीके से एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, और आज देखिए एक फ़्लाइट वापस लौट आती है। एक फ़्लाइट में अचानक से पहिए से चिंगारी निकलने लग जाती है। गनीमत ये रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं है, लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसने पूरे देश को पहले ही झकझोर के रखा हुआ है। कितनी बेगुनाह जानें चली गई। बिल्कुल गरिमा, देखिए इन सब जो घटनाएं हुई हैं, जो आज भी घटना लखनऊ में हुई है और इससे पहले हैदराबाद की घटना ने भी जो है जोड़कर जो है पूरे देश दुनिया को रख दिया है। 250 से ज़्यादा लोगों की उसमें भी मौत हुई है। और देखिए एक बड़ा हादसा आज जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला। और इसके साथ साथ कल भी उत्तराखंड में भी एक बड़ा हादसा जो है हेलीकॉप्टर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 7 लोगों की जो है दर्दनाक मौत हो गई। तो कहा जा सकता है कि जो ये पूरा उड़ान स्ट्रक्चर है, यानी कि चाहे विमान से संबंधित हो या हेलीकॉप्टर सेवाओं से संबंधित हो, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर केंद्रीय सरकार को बड़ी पहल जो है वो करनी होगी। क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट किसी में बताया जा रहा है, किसी में जो है वेदर की कमी की वजह से जो है ये घटनाएं बताई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए इस बात को मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं इसमें बड़ी खामियां हैं, और इसको बेहद बेहतर करने की अभी और ज़्यादा इंडिया के अंदर वो ज़रूरत है। इसी को लेकर के चाहे बात करें केंद्र सरकार की और चाहे उत्तराखंड की भी बात करें, जो हाल ही में कल घटना सुबह हुई केदार घाटी में, जो गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर जो है आर्यन कंपनी का क्रैश हो गया, जिसमें पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस पूरी घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय जांच के जो है वो आदेश दे दिए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें गरिमा, तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह ने भी जो है उन्होंने भी अपडेट लिया था। लेकिन देखिए राजेश जी, एक घटना होती है वो क्यों होती है, उसके पीछे के कारण क्या होते हैं, मुझे लगता है अगर उस पर बेहतर बातचीत हो और उस पर ज़्यादा जांच हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, या आने वाले वक्त में बहुत सारे हादसे हैं जो रुक जाएंगे। लौटते हैं राजेश जी आपके पास में, और मेहमान हैं उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में कर्नल कैलाश देवरानी जी हैं। आवाज़ मिल रही है सर आपको, क्या कहना चाहेंगे सर? ये कल जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, फिलहाल लखनऊ की तस्वीरें, अचानक टायर से
चिंगारी निकलना और एक फ्लाइट का वापस आना। बोइंग को लेकर मामले उठ रहे हैं कि बोइंग फ्लाइट्स हालांकि बहुत विश्वसनीय मानी जाती हैं, वो कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है, और क्या कहना चाहेंगे सर, ये खामियां कैसे आ रही हैं एक के बाद? अब लोग डरे हुए हैं। देखिए, जय हिंद गरिमा जी और सभी जितने भी पैनलिस्ट हैं सभी को मेरी जय। देखिए, हवाई यात्रा आज की आवश्यकता है, लेकिन हर उड़ान में जीवन का खतरा ये नहीं होना चाहिए। एयरलाइन की घटना हो या ब्रिटिश एयरवेज की तकनीकी खराबी हो या उत्तराखंड के हेलीकॉप्टर की दुर्घटना, ये महज चेतावनी नहीं है, यह एक सख्त प्रणाली की मांग है। और भारत सरकार, डीजीसीए, एविएशन कंपनियां सबको इसकी जवाबदेही मैं समझता हूं कि इसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं एविएशन सुरक्षा प्रणाली और उसकी तकनीकी खामियों पर जहां प्रश्न खड़े हो रहे हैं, वहीं डीजीसीए, एआई, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, बोइंग कंपनी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, अनेक जितने भी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं हैं, सभी पर उंगली उठना लाजमी है। लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं और सुधार कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है, तो मैं यह एक नीतिगत असफलता समझता। अब इसके कारण क्या है? हमें सबसे पहले इसके कारणों को ढूंढना होगा। सबसे महत्वपूर्ण कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, तकनीकी खराबी। देखिए मैडम, हम लोग सेना में रहे हैं, हमारी अगर वर्कशॉप से एक भी छोटी गाड़ी बाहर जाती है तो उसका पहले टेक्निकल इंस्पेक्शन होता है, रोड वर्दीनेस सर्टिफिकेट साइन होने के बाद ही उसके पहिए आगे वर्कशॉप से बाहर निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि मेंटेनेंस में लापरवाही की जा रही है। कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कहीं ना कहीं हम मेजर या माइनर मेंटेनेंस को दरकिनार कर रहे हैं। और इसके लिए भारत में डीजीसीए, अमेरिका में एफएए, एफएए या यूरोप में ईएससी जैसी संस्थाओं को ईमानदारी के साथ आगे बढ़कर जो प्री फ्लाइट टेक्निकल इंस्पेक्शन है वो सख्ती से लागू, ठीक है, इस लोगों की जान को बचा सकते हैं। और हाँ बिल्कुल। देखिए, इसमें आगे आकर लोगों को सोचना होगा कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। ठीक है सर, ठीक है, हम आपकी बात समझ के लौटते हैं आपके पास में। किरण मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं, सोशलिस्ट है, हमारे साथ में लगातार बनी हुई हैं। किरण जी, बहुत स्वागत है आपका भी। क्या कहना चाहेंगे मैम? लोग डरे हुए हैं विमान यात्रा से, हालांकि विमान यात्रा को सबसे सुरक्षित यात्राओं में से माना जाता है, बहुत कम खतरे के चांसेस होते हैं, ये हम भी जानते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कुछ हादसे हुए हैं जिसमें लोगों की जान गई है, एक साथ बल्क में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अभी घटनाएं जो आ रही हैं ये हमें सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिर एविएशन कंपनीज कुछ लापरवाही क्यों बरत रही हैं, क्यों आखिर छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। शायद यही वजह है कि हादसे बहुत बड़े होते हैं, भले रेशियो हादसों का कम है, लेकिन जब होते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। जी गरिमा जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अहमदाबाद में जितने भी विक्टिम्स हैं सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, उनके परिवारों को प्रभु इस दुखद घटना को सहने की शक्ति दे। दूसरी बात तो आपने ये कही कि हम लोग डरे हुए हैं, निसंदेह डरे हुए हैं, और इस डरने के कारण मैं कर्नल देवरानी से थोड़ा सहमत हूँ। मेरे घर में भी एक पायलट है, तो अक्सर हम लोगों की बातें होती रहती हैं टेक्निकल फॉल्ट को लेकर, लेकिन ये जो चिंगारी वाली बात है ये तो हाइड्रोलिक का ही ज्यादा इस पे ध्यान जा रहा है कि हाइड्रोलिक लीकेज के कारण रहा है, लेकिन अब ये जांच के बाद ही पता लगेगा। परंतु आप ये अगर देखें गरिमा जी, पिछले 72 घंटे जो गए हैं अभी, हमारे जो पिछले 72 घंटे गए हैं ये बड़े दर्दनाक गए हैं, चाहे वो पुणे का पुल हो, चाहे वो उत्तराखंड का एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो लखनऊ का हो, चाहे वो लंदन की बोइंग हो, ये सारे हादसे जो हैं ये किसी एक घटना की तरफ संकेत कर रहे हैं। और वो हमारे पंचांग में, हिंदू पंचांग में ये पहले से लिखी हुई थी ये घटनाएं कि इस टाइम पीरियड पर ये घटनाएं होंगी। उस पर भी ये पीरियड चल रहा है, जो ये टाइम चल रहा है बृहस्पति के अतिचारी होने का, ये इस तरह की खगोलीय घटनाएं करवाएगा, ये एक भविष्यवाणी थी। लेकिन इसके बियॉन्ड जाकर के अगर हम देखें तो हम देवरानी से बिल्कुल सहमत हैं। कॉस्ट कटिंग के नाम पे मेंटेनेंस का खर्चा बचाया जा रहा है और सेकेंड हैंड चीजों को ले लेके रिपेयरिंग की जा रही है ऐसी जगहों पर, ऐसे एरिया में जहां पर कि पैसेंजर्स जा रहे हैं, बहुत सारी जानें एक साथ जा रही हैं,
वो छोड़ दीजिए, पायलट और क्रू मेंबर जिनकी ट्रेनिंग पे करोड़ों का खर्चा आता है, एयरक्राफ्ट जो अपने आप में ही करोड़ों के बनते हैं, वो सब कुछ खतरे में जा रहे हैं। एक छोटी छोटी चीजों के लिए कॉस्ट कटिंग वहां अच्छी है जहां पर जान माल का खतरा ना हो, पर यहाँ तो पूरी की पूरी कॉस्ट कटिंग की जा रही है मेंटेनेंस पे, और सारी सिविल एविएशन कंपनीज कर रही हैं। डीजीसीए क्या देख रहा है? अगर ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनमें लो मेंटेनेंस दिख रही है, जहां पर कॉस्ट कटिंग के नाम पे मेंटेनेंस से समझौता किया जा रहा है, ऐसे एयरक्राफ्ट्स का लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। पहला बिल्कुल काम बिल्कुल, ऐसे सख्त एक्शंस की मैम बहुत ज्यादा जरूरत है और बहुत अच्छी बात आपने उठाई। देखिए ऐसे में कुछ मामलों में होता है ना कि जब घटनाएं होती हैं तो उसके बाद लोग पायलट्स को दोषी बनाने लग जाते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि कोई भी शख्स, हम पायलट या कोई भी प्रोफेशनल पद जो है उसको आप हटा दीजिए, जो शख्स खुद उस एयरक्राफ्ट में बैठा है वो अपनी जान भी हथेली पर लेकर चल रहा है और अपनी जान को खतरे में कोई नहीं डालना चाहता, और अपने साथ साथ आप न जाने कितनी और जानों का भरोसा लेकर चल रहे हैं। सब आपके, सबकी जान आपके हाथ में है, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, तो आपको देखना है। लेकिन कंपनीज को ये सोचना चाहिए, जो एविएशन कंपनीज हैं, खासतौर पर एयरक्राफ्ट कंपनीज हैं, कि आखिर उनकी एक कॉस्ट कटिंग मेंटेनेंस में कितना बड़ा नुकसान, एक ब्रांड वैल्यू भी आपकी गिरती है मैम, क्योंकि आपको रेटिंग्स मिलती हैं तब उसमें फिर ये सारी चीजें असर करती हैं। तो वो चीज मुझे लगता है सोचना चाहिए। अब जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, लोग डर रहे हैं। ठीक है, रंजना यादव जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत मैम आपका भी के न्यूज इंडिया पर। रंजना जी, क्या कहना चाहेंगी? लगातार घटनाएं हो रही हैं, हमने उत्तराखंड में भी देखा, केदारनाथ में जिस तरीके से 7 लोगों की जान चली गई इस बार 4 धाम यात्रा में, हेलीकॉप्टर हादसा था वो, लेकिन यहाँ पर भी कमी आई सामने। हमने चर्चा की, लगातार हमने मुद्दे उठाए, तब हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं कमी है। राउंड्स 4 धाम यात्रा में उस हेलीकॉप्टर के ज्यादा लग रहे थे, बस आना, लोगों का उतरना और फिर अचानक बैठकर तुरंत हेलीकॉप्टर उड़ जाता था। मौसम देखना, क्या कमर्शलाइजेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि लोगों की जान की वैल्यू एयरक्राफ्ट कंपनीज के लिए कम हो जाती है। कॉस्ट कटिंग की बात अभी मैम ने की, किरण जी ने, मुझे लगता है बहुत हद तक ये ठीक बात है, क्योंकि अगर कंपनीज ऐसा ना करें, शायद मेंटेनेंस पर या सिक्योरिटी चेक्स पर, ऑडिट्स पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाए, ज्यादा नजर रखी जाए, तो ऐसी घटनाएं कम हो जाएंगी। जी, आपकी बात मैंने ध्यान से सुनी और सभी लोगों की बातें मैंने सुनी है, और इन सब बातों से मैं अभी बैठकर खुद ही विश्लेषण कर रही थी अपने आप में। तो जो सब्जेक्ट सबने उठाए हैं वो बहुत बिल्कुल जेन्युइन और सही है कि कॉस्ट कटिंग की बात हो रही है, की बात हो रही है कि वो किस तरीके से एयरलाइंस में जो ये बोइंग वगैरह जो है उन पे ध्यान देने की बात है, क्योंकि एक एयरलाइन के बारे में बार बार अगर ऐसी उंगली उठ रही है तो एक भी अगर हादसा होता है तो वो हादसा जो है इसको हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इतनी बड़ी जान माल का की हानि होना, उससे हम लोग उबर ही नहीं पाए हैं अभी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, लगातार ऐसे हादसे सुन के एक तो हर सामान्य व्यक्ति बहुत ज्यादा डरा हुआ है अंदर से। कोई भी अब जाता है हवाई जहाज यात्रा करने तो माओ का मत देखे या जिसका भी साथ में परिवार का मत देखे, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है सब, कि कोई उनका बच्चा या उनका पति या जो भी उनके अपने लोग जो हवाई यात्रा करते हैं, सच्चाई है। दूसरी बात में ये, तीसरी बात में ये कहना चाहूंगी कि इतना कमर्शियलाइजेशन हो चुका है, इतना पैसा कमाने की होड़ लग चुकी है विश्व स्तरीय हमारे भारत में, तो ये सब चीजें जो है उसमें क्या जरूरत है इतना ज्यादा पैसा, पूरा किराया लिया जा रहा है सब आम जनता से, वो बिल्कुल घंटे के हिसाब से किराया लिया जा रहा है। फिर उसके बाद आप इतने चक्कर लगवा रहे हैं और फिर बैक टू बैक, अभी एयरक्राफ्ट उतरा ही नहीं है कि आप 1 घंटे के अंदर फिर उसको उड़ा रहे हैं। 1 घंटा नहीं मैम 1 घंटा नहीं, मतलब ये तो आप विमानों की बात कर रही होंगी। कई बार होता है थोड़ा पैसेंजर्स के उतरने और फिर दोबारा से बोर्डिंग में इतना वक्त लग जाता है, 1 घंटा उसमें लग जाता है। लेकिन हेलीकॉप्टर्स का अगर मैं बात करूं, मैंने खुद, मतलब इंडिविजुअली मैंने खुद इस बात की जानकारी हासिल की कि एक गेट से लोग उतर रहे हैं और तुरंत ही दूसरे लोग बैठ रहे हैं और देन अचानक से फिर हेलीकॉप्टर उड़ान भर जाता है आगे के लिए। और ऐसी जियोलॉजिकल कंडीशंस 4 धाम में तो, या केदारनाथ में हम कह लें जोन 5 में आते हैं, केदार घाटी में मौसम 10-10 मिनट में बदल जाता है, तो वहां पर भी मुझे लगता है इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया होता तो इसी साल एक मई में हादसा होता है, उसमें 6 लोगों की जान जाती और एक कल हादसा हुआ।
और इसके पहले कई इमरजेंसी लैंडिंग्स भी हुई थी जो हमने देखी, किस तरीके से सड़क पर प्लेन हेलीकॉप्टर उतर गया था। तो ये सारी चीजें डर भी पैदा करती है आम लोगों में भी, श्रद्धालुओं में भी। जो लोग चार धाम जा रहे थे वो भी डर गए। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कैलकुलेशन कर लीजिए आप हर हेलीकॉप्टर के लिए, क्यों कितने बार जा रहा है आ रहा है, पूरा एक डाटा होना चाहिए। उसको एनालिसिस करके देखिए कि एक हेलीकॉप्टर से आपने कितने बार उसे चक्कर लगवाए, या जो एयरक्राफ्ट है वो कितने बार जाना आना किया। और जो अहमदाबाद की बात जो मैं कह रही थी जिसमें मैं रुक गई, वो ये है कि पहले तो इसको वेट किया गया उसके लिए, पहले 3 घंटे लगे उसको आने और जाने में। इसमें कोई तकनीकी खराब, जैसा कह रहे हैं कि तकनीकी खराबी थी या जो कुछ भी था, तो लोगों को बहुत परेशानी हुई। तो ये जो रुक रुक के चलने वाली बात है और जो एक्टिविटी रुक रुक के हो रही थी, तो उसके बारे में क्यों नहीं ध्यान दिया गया कि या तो उसको कैंसिल ही कर देते। फ्लाइट को कैंसिल करना जान बचाने, जान गंवाने से तो कैंसिल करना ज्यादा बेहतर था ना। तो उस समय ये कौन निर्णय लेता? बिल्कुल, उन सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से पहले हादसे हमने देखे और उसके बाद 2 दिनों में 2 बड़ी खामियां सामने आ गई 2 बड़ी फ्लाइट्स में, ये लोगों के मन में डर पैदा कर रही हैं। लोग बहुत से लोगों ने अपनी हवाई टिकट्स को कैंसिल कर दिया है। मैम, लोग डरे हुए हैं क्योंकि हमने देखा है अहमदाबाद विमान हादसे में लोगों का पूरा परिवार तबाह हो गया, कितने परिवार बिखर गए। तो ऐसी घटनाओं से अब लोगों में डर है। उम्मीद है कि एविएशन कंपनीज, अथॉरिटीज़ इन सारी चीज़ों को ध्यान देंगी और चीज़ें आने वाले वक्त में बेहतर होंगी, ऐसी गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि ये छोटी गलतियां लोगों की पूरी ज़िंदगी खराब कर जाती हैं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जोड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो जान बच गई, खतरा टल गया, लेकिन समस्याएं और सवाल बहुत सारे खड़े हो गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। लेकिन इसी बीच कुछ बड़ी खबरों का पहले रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम छत्तीसगढ़ से बताते हैं। इसी बीच बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में घर से निकले राजमिस्त्री को लेकर अहम खबर। न्यू बस स्टैंड स्थित 10 फीट गहरे नाले में मिली लाश। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मृतक की पहचान बलकेश्वर यादव के रूप में हुई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जांच में जुटी पुलिस। गांधीनगर थाना क्षेत्र इलाके की पूरी घटना। अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, घर से निकले राजमिस्त्री की लाश नाले में मिली। और अगली बड़ी खबर आपको हम नोएडा से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी नोएडा से आपको बताते हैं, जहां निवेश का लालच देकर कारोबारी से 35 लाख की ठगी की गई। अहम जानकारी आपको बता दें, कारोबारी से 35 लाख की ठगी, फर्जी ऐप पर मुनाफा दिखाकर ठगी की गई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 26 मई से 4 जून के बीच ट्रांसफर कराए पैसे। बड़ी खबर आपको बता दें, पैसे ट्रांसफर कराए गए। पैसे निकालने पर ठगों ने और पैसा डालने का दबाव भी बनाया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सेक्टर 49 निवासी कारोबारी ने शिकायत दी। अहम जानकारी नोएडा से आपको बता दें, ठगी का मामला सामने आया है। सेक्टर 36 साइबर थाने में FIR दर्ज कराए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, नोएडा से पुलिस ने कार्रवाई की। 3.5 लाख रुपए फ्रीज भी किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 3.5 लाख रुपए फ्रीज किए जाने की बात सामने आई है। साइबर ठगों की तलाश में जुटी पुलिस टीम। नोएडा से खबर, निवेश का लालच देकर कारोबारी से 35 लाख की ठगी। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।